खबरों की शुरुआत करेंगे मगरिबी बंगाल से आ रही बेहद अहम खबर के साथ। मगरिबी बंगाल के रामपुर हाट में टीएमसी लीडर के कत्ल के बाद तशद्दुद के वाकयात रोनमा हुए हैं। जराए के मुताबिक रामपुर हाट में कई घरों को फूंक दिया गया है। आज 7 लाशें बरामद की गई हैं। पीर के रोज 3 लाशें बरामद की गई थी। फॉरेंसिक और तहकीकाती एजेंसियां मौके पर पहुंच रही हैं। बीरभूम के पुलिस के मुताबिक एक घर में 7 अफराद हलाक हुए हैं। टीएमसी के बीरभूम सदर का दावा है कि तशद्दुद में 8 अफराद की जानें गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अमितेश। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ हालात है और पूरा मामला क्या है? जी हिना, ये मामला कल रात की है जब पंचायत उप प्रधान बीरभूम के बराशाल एरिया के हैं, उनको बम से उड़ा दिया गया था, जिसके कारण आज जहां उनका गांव है बोक्तुई बोल के, उधर कुछ लोगों ने कई सारे मकानों में आग लगा दी है, जिसके कारण बताया जा रहा है कि एक ही मकान में 7 लोगों की मौत हुई है। और जो आपके बीरभूम के जो टीएमसी के प्रेसिडेंट है, उनका दावा है कि 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि फायर सर्विस वाले बता रहे हैं कि 10 लोगों की मौत हुई है। और अभी सीआईडी टीम कलकत्ता से रवाना हो चुकी है। डीजीपी सीआईडी टीम के जी। वो पूरी जांच करेंगे इस मामले पे। और इस मामले में अभी कलकत्ता के नवान्न में भी, जहां सीएम का ऑफिस है, उधर एक जरूरी बैठक चल रही है इस मामले की पूरी छानबीन करने की। अमितेश, इस सब के बीच में क्या पूरे इलाके में सिक्योरिटी को लेकर खासी एहतियात बरती जा रही है? जी, सिक्योरिटी तो काफी बढ़ाई गई है। जब हमारे यहाँ जो मेयर है कलकत्ता के फिराद हाकिम, वो भी कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। साथ ही जाएंगे जो टीएमसी के बीरभूम जिला के जो आपके प्रेसिडेंट है अनुब्रत मंडल, वो भी पहुंचेंगे और पूरी मामले की वो छानबीन करेंगे। और सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी तक कई सारे घर जो मकान हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, वो जलकर राख हो चुकी है। और अभी जी अमितेश, तो लगातार बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, यूजीसी ने 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कॉमन टेस्ट करवाने का फैसला ले लिया है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ये टेस्ट मुनक्किद किए जाएंगे। एडमिशन के लिए अब 12वीं के नतीजे अहम नहीं होंगे। टेस्ट में मिले नंबर की बुनियाद पर ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। नए ज़ाब्ते लागू कराने की तैयारी में यूजीसी मसरूफ है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के अहल खाना तालिबान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 1:30 बजे कानूनी कार्रवाई के हवाले से दानिश के अहल खाना ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ख्याल रहे कि पुलित्जर अवार्ड याफ्ता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान मौत हो गई थी। और अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। जिसके पास पैसा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। फेंडाइल वो सब भी बढ़ा दे रहा है, पेट्रोल भी बढ़ा दे रहा है। मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। जी हां, 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात की रियायतें अब धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही हैं। तकरीबन 4 महीनों से हुकूमत और तेल कंपनियां सब्र का दामन थामे हुई थी, लेकिन अब उन्होंने सब्र का दामन छोड़ दिया है और अवाम को इंतखाबात के बाद पहला झटका देते हुए आज से फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जबकि रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा 137 दिनों के बाद हुआ। नई कीमतों के इतलाक सुबह 6 बजे से हो चुका है। गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद ईंधन की कीमतों में ये पहला इजाफा है। तेल कंपनियों के मुताबिक तेल की आलमी बाजार में खातिर ख्वाह इजाफे और गुज़िश्ता माह यूक्रेन रूस जंग के बाद रुपए की कद्र के
कमी के बाद ये फैसला लिया गया। और जाहिर है अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो अब रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है। कितना फर्क पड़ने वाला है आम आदमी के लिए? बिल्कुल सर, आम बजट पर बहुत फ़र्क पड़ता है सर। इससे डेली पेट्रोल के जो प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सर, इसके लिए मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं सर। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कृपा करके जो है पेट्रोल पे थोड़ी सी लगाम लगाई जाए ताकि मिडिल क्लास वालों को भी थोड़ा सा जीवन सर, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें अपने ऑफिस में भी प्रूफ देना पड़ता है पेट्रोल के लिए। हम लोग इससे बड़े परेशानी खड़ी होती है सर हमारे लिए। रुपए का फर्क पड़ जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले तो हम जैसे मतलब कि मैं 300 रुपये का डलवा लेता था कि चलिए ठीक है मेरा जो है 3-4 दिन में जाए। अब 200 रुपये का डलवाना पड़ता है सर। क्या करें सर, मजबूरी है, पेट्रोल डलवाना भी ज़रूरी है और इसमें दिक्कत पड़े। नहीं, कमी तो नहीं होगी। जब यहाँ से मेरठ जा रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, चाहे वो 1 रुपया बढ़ो चाहे 2 रुपया बढ़ो, जाना तो पड़ेगा ही ना, और आना भी पड़ेगा तो भरवाना तो पड़ेगा ही। लेकिन फ़र्क तो पड़ता है जेब पे। महंगा बहुत पड़ रहा है। हाँ जी, कटौती तो किसी चीज़ में करनी पड़ेगी, लेकिन हमें तो नहीं मिलता, हम तो अपनी जेब से ही लगाते हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है जेब। आम आदमी की जिंदगी में फर्क बहुत पड़ रहा है। बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। पेट्रोल के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, अब महंगाई बढ़ रही है, इसमें क्या है। और जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह, जो जिसके पास पैसा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जैसे बाइक वगैरह लेके निकलते हैं जिसकी 12,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, कहीं रूम भी कहीं आके बाहर जॉब करते हैं 4,000 रुपये वो रूम रेंट वाला ले लेता है यार। ड्यूटी जाने के लिए बाइक वगैरह से जाते हैं तो उसमें पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो उसमें घर के लिए क्या बचा पाएंगे? कुछ नहीं बचा पाएंगे। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। रेट का आज से बढ़ गया है, बहुत से प्रॉब्लम्स है। पेट्रोल रेट बढ़ने से एवरीथिंग पे फ़र्क पड़ेगा और आम लोगों की लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। ऐसा पेट्रोल बढ़ दिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। केवल तो मिडिल क्लास वाला को बहुत दिक्कत हो रहा है। बाहर होने के बाद वो बढ़ दिए तो अलग बात है, पहले से बढ़ दे रहा। वो अभी अपना रिफाइंड ऑयल वो सब भी बढ़ दे रहा है, पेट्रोल भी बढ़ा दे रहा। मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब रेट कम करने की कोशिश करना, उसकी वजह से पूरा भी कम होता, प्रोविजंस भी कम होता पूरा। 90 दिन तक रुका था, वही बड़ा अच्छा है। बट ये थोड़ा सा डीजल और पेट्रोल का रेट रुका ही रहे तो अच्छा ही है। आम आदमी पे फर्क पड़ेगा 2% के आसपास का, पता दिखता नहीं है वो। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आने जाने वाले को तो हर एक को फर्क पड़ेगा। पहले इतना महंगा था, अब और महंगा हो जाएगा। अब क्या फर्क देखते हैं जो पेट्रोल का जो प्राइस था पेट्रोल का? अब गाड़ी कम चलाते हैं, पहले ज्यादा चलाते थे। और बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। और बढ़ती महंगाई पर, बढ़ती कीमतों पर अपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जमकर हंगामाराई की थी। अपोजिशन ने हुकूमत को अवाम मुखालिफ करार देते हुए ईंधन की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया था। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। Previous governments could manage without hurting the poor. What justification this government has? They have mismanaged the economy, and when they want to raise some resources, it is to loot the poor, to hurt the poor. That is where they are more worried about. They can give all tax reliefs to those who do not need, to the rich ones,
but this is what the poor get. देखिए, चिंता है कि आप ये सवाल पूछने में मुझे बेहद अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस पार्टी को ये भ्रम हो जाए, और भ्रम क्यों, हकीकत है कि वो बिना कुछ किए भी चुनाव जीत सकती है। वो महंगाई की मार देती रहेगी, लेकिन चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। कभी ये फाइल, कभी वो फाइल, कभी फलाना, कभी टोपी, कभी जालीदार, कभी डैडी, कभी अब्बा। जब ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी के जो ताल्लुक, जो सरोकार हैं, उनका लोकतंत्र में चुनाव परिणाम से जितना विच्छेद देख रहा हूं ना, ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। और बढ़ गया, ये आरोप भी लग रहा है। तो एक ही नहीं है, यही है वजह। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है, और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में, महंगाई बढ़ गई। एक और बेहद अहम खबर आपको दे दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो गई है। मंगल के रोज अचानक लालू यादव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें रांची के रिम्स से दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करने की बात कही जा रही है। और जराये के मुताबिक लालू यादव का क्रिएटिनिन लेवल हाई हो गया है। लालू की बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के एम्स रेफर करने की दरख्वास्त दी गई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी का, रूपाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे अभी लालू प्रसाद की तबीयत कैसी है और क्या कुछ निकल कर सामने आया है उनके मेडिकल बुलेटिन में? लालू यादव की हेल्थ कंडीशन की बात करूं तो लगातार डेटोरिएशन हुआ है, जिसके वजह से यहाँ की बोर्ड, जो मेडिकल बोर्ड है, जो लालू प्रसाद को लगातार मॉनिटर कर रही थी, ट्रीटमेंट दे रही थी, तो उन्होंने निर्णय लिया है कि वो यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनकी बेहतर इलाज हो पाए। और मेडिकल लेवल जो है उनका इससे पूर्व पहले 4.1 था, 4.1 था, जो कि अभी 4.6 हो गया है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर का भी चांसेस रह जाता है। दूसरा, उनका जो BNP लेवल है वो बहुत हाई है, जो कि चांसेस होता है कि इसमें उनको हार्ट फेलियर हो सके। इस वजह से डॉक्टर्स ने अपने पहली प्रिकॉशनरी डिसीजन ले लिया कि उनको यहाँ से एम्स रेफर कर दिया जाए। अपनी प्रक्रिया रिम्स की डॉक्टर्स ने पूरी कर ली है। दूसरा जो प्रक्रिया है वो केंद्र प्रशासन है, वो लोग अब निर्णय लेंगे कि उनको कितनी जल्दी पेपर वर्क है वो हो पाए, यहाँ से उनको एम्स भेजा जाए। जी रूपाली, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में आपको मिली जबरदस्त कामयाबी का असर दिल्ली पर भी नजर आ रहा है। जी हां, शहीद भगत सिंह के यौम शहादत से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर डाला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत एक सैनिक स्कूल खोलने जा रही है, जिसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। खुद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में एक स्कूल बनाया जाएगा जो फौज, एनडीए जैसी मुसल्लह अफवाज के लिए बच्चों को तैयार करेगा। इसका नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल होगा। केजरीवाल ने कहा कि ये स्कूल मुफ्त होगा। दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ का कैंपस बनाया जा रहा है। वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। राजस्थान के जिला कोटा के सिनेमा हॉल्स में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की नुमाइश के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए
हुक्काम ने जिले भर में दफा 144 नाफिज करने का हुक्म दे दिया है। 22 मार्च से 21 अप्रैल तक ये अहकामात लागू रहेंगे। ये कदम बहुत से त्योहारों से पहले एहतियातन उठाया गया है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजू कुमार सिंह की तरफ से जारी हुक्म के तहत इज्तिमा, एहतजाज, जुलूस और मार्च पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस दौरान चेटीचंद, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी, जुमेतुल विदा जैसे त्यौहार आ रहे हैं और ऐसे में सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि इस हुक्म का इतलाक कोविड वैक्सीनेशन और पल्स पोलियो जैसे सरकारी कामों पर नहीं होगा। वहीं कोटा में दफा 144 नाफिज किए जाने पर बीजेपी गहलोत हुकूमत को निशाना बना रही है। और अब कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की असहिष्णुता भी दिखाई है और इसी बात को प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सत्य को दबाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है और अब फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं या फिल्म को जनता के बीच जो सराहना मिल रही है उसको देखकर बौखलाए हुए हैं, इसीलिए जनता ही फिल्म तक ना पहुंच पाए, इसलिए 144 धारा लगाकर राजस्थान में कोटा में लोगों को इस फिल्म को देखने से रोकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। और यह दिखाता है कि बातें करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, बोलने की आजादी की, सहिष्णुता की, परंतु किस प्रकार से असहिष्णुता इनके रगों में है ये आज सामने निकल कर आ रहा है। आज आलमी यौम आब है यानी वाटर डे। पानी का आलमी दिन मनाने का मकसद इसकी अहमियत को उजागर करना है। साफ पानी हर फर्द का बुनियादी हक है। साफ पानी का जखीरा महदूद है। दुनिया की बढ़ती आबादी और उसके तकाजे ज्यादा हैं। हम साफ पानी का बेदरीग इस्तेमाल करके इसे नाकाबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। ख्याल रहे कि जमीन का 3/4 हिस्सा पानी है। इसका बड़ा हिस्सा समुद्री पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 3% हिस्सा साफ पानी पर मुश्तमिल है। आलमी यौम आब के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जिंदगी को आसान बनाने में जल जीवन मिशन मौसर साबित हो रहा है। हर फर्द की हिस्सेदारी से घर घर नल से जल पहुंचाने का अहद पूरा होगा। सख्त मेहनत और पुख्ता अज़्म हो तो कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल और बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो काम करने का हौसला दिखाया जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। यही हमने बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आज की हमारी पहली यंग जीनियस बड़ी तूफानी है। बेखौफ समुद्र की लहरों पर खेलना इनकी निशानी है। नेशनल चैंपियन इन विंड सर्फिंग एंड एन एस नेशनल स्किफ सेलर, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड की विजेता, गोवा की शान, ये है 15 साल की पर्ल कोलवलकर। देखिए तो रवि, ये पर्ल है, पर्ल कोलवलकर। और पर्ल आप तो इनको जानती हैं, रवि दाहिया, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। एक्साइटेड टू मीट हिम? वेरी। आप तो अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं, ये समुद्र में कुश्ती लड़ती है लहरों से। इनका ख्वाब है कि पेरिस में भारत के लिए वो सीलिंग करें। हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली बार मैं भी देश के लिए गोल्ड जीतूं और आप मेरे साथ हो और दोनों उसमें पेरिस भी मिले और देश का नाम रोशन करेंगे दोनों। लेकिन आप इनको बताइए कि इसमें इनको क्या करना पड़ेगा ताकि वो जाकर उस पोडियम पे पहुंच जाए। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि एक डिसिप्लिन हो सबसे जरूरी है और एक रिस्पेक्ट है ना, सबकी बड़ा या छोटा सबकी एक रिस्पेक्ट आपके मन में जरूर होनी चाहिए और एक आपका गोल है ना, उसके प्रति आप इतने सच्चे होने चाहिए कि आप अचीव भी ना करो ना तो आप कल ये नहीं हो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। हमारे नेक्स्ट जीनियस एक डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंटिस्ट टाइटल से ही बड़ा और मुश्किल काम सुनाई देता है और इस बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी को सिर्फ 14 साल की उम्र में संभालते हैं हमारे अगले यंग जीनियस। Hey Siddharth, oh hello, come sit. Welcome to Byju's Young Genius. तो आप एक बात बताइए, ये डेटा की दुनिया में आप घुसे कैसे? So yes, my mom and dad are also software engineers. At the age of 7, I basically first started with the whole concept of coding and everything. 7 साल की उम्र में? At a young age, I play a lot of computer games and mobile games as well. Hi Siddharth. Hi guys. Oh my God, I am mind blown by what I just saw. Yes. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? Genius, young genius.
इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। खेलों की दुनिया से आईसीसी खवातीन क्रिकेट आलमी कप हैमिल्टन में टीम इंडिया ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। बांग्लादेश को 110 रन से हराया है। इंडिया ने 230 रनों का निशाना दिया था। सेमीफाइनल में दाखिल होने की उम्मीद बरकरार है। तो आईसीसी खवातीन क्रिकेट आलमी कप से ये खबर, हैमिल्टन में टीम इंडिया ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। बांग्लादेश को 110 रनों से जेर किया है। इंडिया ने 230 रनों का हदफ दिया था और इस तरह से सेमीफाइनल में दाखिल होने की उम्मीद बरकरार है। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के थाना सलवानी के चांदपुर खुमरिया गांव में 18 मार्च को बच्चों के मामूली झगड़े में हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद मामले में हुकूमत ने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वज़ीर आला शिवराज सिंह के सख्त अहकाम के बाद न सिर्फ शरपसंदों की धरपकड़ तेज कर दी गई है, बल्कि तशद्दुद में शामिल शरपसंद अनासिर की इमलाक को मुनहदिम करने का भी काम शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि चांदपुर खुमरिया में हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 2 लोगों की मौत हुई थी। अब भी राजधानी के हमीदिया अस्पताल में शदीद तौर पर जख्मी 7 लोगों का इलाज जारी है। इसको मध्य प्रदेश में किसी भी तरह अपनी हरकत करने की परमिशन नहीं मिलेगी। विगत दिनों यदि किन्हीं अराजक तत्वों ने समाज की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो सब जेल में है और उसके साथ साथ उनकी जो इल्लीगल प्रॉपर्टी है उसको भी जमींदोज किया गया है। बुलडोजर चलाकर इस बात को स्थापित किया गया है कि ऐसे तत्व मध्य प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। ऐसे लोग जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, समाज में अराजकता पैदा करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और ऐसे लोग यदि आगे भी हरकतें करेंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार की इस तरह के लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की कटिबद्धता है उसको परिभाषित करता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी माफिया, कोई भी अराजक, कोई भी समाज में विघटन पैदा करने वाले व्यक्ति को उसकी ओछी हरकत करने की परमिशन नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में होली के बाद रंग पंचमी को धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना कहर के सबब 2 साल से बिना पाबंदी के पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में रंग पंचमी की धूम है। सुबह से ही हुरियारे रंगों को लेकर उमंगों के साथ रंग पंचमी को मनाने के लिए निकल पड़े हैं। राजधानी भोपाल में चौक बाजार से रिवायती जुलूस शुरू किया गया है, जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पीर गेट पर खत्म होगा। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।